जोगिंदर सिंह जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए ये जाता है दिल्ली। यहाँ पर इसका एक व्यक्ति दोस्त बनता है जो कि है राहुल। ये दिल्ली का ही रहने वाला है और ये एक मिडिल क्लास घर से आता है। दोनों 2013 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जोगिंदर सिंह बैंगलोर चला जाता है अपनी जॉब करने के लिए, जबकि राहुल को दिल्ली में ही जॉब मिल जाती है। इसके बाद जोगिंदर जो कि एक गरीब फैमिली से आता है और इसे अपने फाइनेंसेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, इसीलिए ये फाइनेंसेस के बारे में पढ़ता है। ये पढ़ता है किस तरीके से पर्सनल फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से पैसे को ग्रो किया जाता है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सभी चीज़ों की नॉलेज लेता है। और जैसे ही इसकी जॉब लगती है उसी के साथ साथ ये अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को भी स्टार्ट कर देता है। जबकि राहुल जो कि दिल्ली में ही है और क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो इसने अपनी लाइफ में कभी भी ज़्यादा गरीबी नहीं देखी होती और ये बिना अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचे जो भी इसे मंथली इनकम मिलती थी अपनी जॉब से उसे उड़ाने लगता है। क्लब्स में पार्टी करता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है। जब भी इसके पास कहीं से एक्स्ट्रा अमाउंट आता था बोनसेस के रूप में या फिर कहीं पे इसे कुछ फायदा हो जाता था, उस पैसे को भी ये अपने दोस्तों पर, गर्लफ्रेंड पर खर्चा कर देता था। इसके बाद इसके 6 साल बाद 2019 में दोनों के साथ एक इंसिडेंट होता है। कोविड-19 के कारण कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को निकालने लगती है। उनमें से 2 एम्प्लॉइज थे, जोगिंदर सिंह और राहुल। दोनों को उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि जोगिंदर सिंह पहले से ही अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दे रहा था। इसने काफी ज्यादा सेविंग की हुई थी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की हुई थी, जिसके कारण जब जोगिंदर सिंह की जॉब गई तो इसे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच देखने को नहीं मिला। ये अपने फाइनेंसेस को इजीली मैनेज कर पा रहा था अपनी सेविंग्स के जरिए। जबकि राहुल की बात करें तो उसके फादर रिटायर हो चुके थे। अब वही अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग मेंबर था, जिसके कारण जब उसकी जॉब गई तो वो डिप्रेशन में आ गया। उसे चिंता होने लगी फाइनेंसेस की। अब उसके पास पैसा नहीं था, किस तरीके से वो आने वाले समय में अपनी फैमिली की केयर करेगा। आपको क्या लगता है, अब अगर जोगिंदर सिंह और राहुल को दोबारा से अपनी लाइफ 2013 से स्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या राहुल फिर से वही गलती दोहराएगा? ऑफ कोर्स नहीं। इस बार राहुल भी अपने फाइनेंसेस को स्टार्टिंग से ही मैनेज करना स्टार्ट करेगा, फाइनेंशियल नॉलेज लेगा और आने वाले समय में अगर कोई कोविड-19 जैसा फेस दोबारा से आता है उस समय राहुल अपनी फैमिली की केयर कर पाएगा और खुद की भी केयर कर पाएगा। वॉरेन बफेट का कहना है डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। लेकिन डिसिप्लिन भी फॉलो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन है क्या। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में केवल 27% लोगों को ही फाइनेंशियल नॉलेज है और इनमें से भी ज्यादातर लोग फिर भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते। और जब भी कोविड-19 जैसी सिचुएशन आती है तो ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं और काफी बड़े फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजरते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान की, जिसे आप फॉलो करके लॉन्ग रन में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, जिसमें आपको टोटल 5 रूल्स को फॉलो करना है। और अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो आप किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल ब्लंडर से तो बचोगे ही बचोगे, आप आने वाले समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से एक रिच पर्सन भी बन पाओगे। इन रूल्स को जानने से पहले आपको समझना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला, आपका इनपुट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आप कितना अमीर बनोगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। कई सारे लोग माँ बाप से पैसा लेकर या फिर उन्हें जो पॉकेट मनी मिलती है 5 से 6 हजार रुपए, उसे लेकर स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे इसके जरिए अमीर बन जाएंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो सबसे पहले आपको उसे किसी स्किल को सीखने में लगाना चाहिए। जब आप किसी स्किल में मास्टर हो जाते हो तो आप वहां से पैसा कमाकर फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम। जितना लंबा आपका टाइम हॉरिजन होगा स्टॉक मार्केट में, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये कोई क्विक रिच गेम नहीं है और जितना जल्दी आप इसे स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट रेट। आपको इसमें 2 चीज़ों का
ध्यान रखना है। पहला रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा आपके रिटर्न्स। कभी भी अपनी पूरी सेविंग को किसी रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ना करें, जैसे कि कई सारे लोगों ने अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके किया था। और दूसरा, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको बहुत कम रिटर्न्स ना मिले। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% का है, तो आपकी रिटर्न्स उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे 5 रूल्स की जिन्हें आपको फॉलो करना है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। रूल नंबर 1, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और किसी की भी लाइफ में कभी भी डाउन टर्न आ सकता है, तो ऐसे टाइम के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि हमें कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपके पास आपकी 6 महीने की इनकम इमरजेंसी फंड की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेस पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके पास 1 साल के एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड की फॉर्म में होने चाहिए। ये फंड आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए जिसे आप कभी भी जरूरत पड़ने पर यूज कर सको, जिसके लिए आप इस पैसे को सेविंग अकाउंट्स में या फिर एफडी में रख सकते हो, जहां से इसे निकालना और यूज करना काफी इजी होता है। इमरजेंसी फंड आपको कोविड-19 जैसे सिचुएशंस में हेल्प करेगा अपनी लाइफ को फाइनेंशियली मैनेज करने में, और इसका होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको लाइफ में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बचना है। बात करते हैं रूल नंबर 2 की, तो वो है 20% सेविंग रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग 80% जो आपकी मंथली इनकम है उसी में आपके सारे नेसेसरी और अननेसेसरी खर्चे हो जाने चाहिए। कुछ लोग इसे फर्दर एक्सपेंड भी करते हैं। उनका कहना होता है कि जो आपकी 50% तक की इनकम है उसमें आपकी जितनी भी जरूरतें हैं यानी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो आने चाहिए, और जो 30% बचता है उसमें आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और मिनिमम 20% तो आपको सेव करना ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल 20% ही सेव करना है। अगर आप 20% से ज़्यादा भी सेव कर सकते हो तो आपको उसे करना चाहिए। 20% मिनिमम अमाउंट है जितना आपको सेव करना चाहिए। स्पेशली जब आपकी बैचलर लाइफ होती है, फैमिली की तरफ से ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर नहीं होता है, तो आप इस समय ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो जो आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल बर्डन से दूर रखेगा। और ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। अब जो आप 20% सेव करोगे उसे आपको केवल सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है बल्कि उसे इन्वेस्ट भी करना है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको करना है इंश्योरेंस, और यही हमारा रूल नंबर 3 है, इंश्योरेंस प्लान। अगर आप मार्केट में इंश्योरेंस की बात करोगे तो आपको अलग अलग तरीके के कई सारे इंश्योरेंस प्लान मिल जाएंगे, परंतु आपको उन्हें बाय नहीं करना है। आपको केवल 2 इंश्योरेंस प्लान की जरूरत होती है। पहला टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। भगवान न करे अगर फ्यूचर में आपको कुछ हो जाता है तो पूरा फाइनेंशियल बर्डन आपकी फैमिली के ऊपर आ जाएगा, जिसको कम करने के लिए और एटलीस्ट आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े, इसके लिए आपको लेना होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है वो आपकी ईयरली इनकम का 20 टाइम्स होना चाहिए। बात करें दूसरे इंश्योरेंस प्लान की, तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपके बड़े बड़े एक्सपेंसेस जो आपके हो सकते हैं किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम के टाइम, उनसे आपको बचाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर कॉर्पोरेट जॉब में हैं तब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन आपको चेक करना है। अगर वो आपके लिए इनफ नहीं है तो आप बाहर से भी टॉप अप कवर ले सकते हो। जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर है इंडिया की बात करें तो ये मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए, और अगर आप अर्बन या मेट्रो सिटी में रहते हो तो ये 10 लाख तक का भी हो सकता है। अभी तक हमने 3 रूल्स की बात की जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं और किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको सेफ्टी देंगे। परंतु हमें पैसे को केवल सेव ही नहीं करना है बल्कि उसे मल्टीप्लाई भी करना है, जिसके लिए आता है हमारा रूल नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने अपनी इनकम का 20% सेव किया है और जब आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेते हो उसके बाद आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में।
जिसके लिए कई सारे लोग यूज करते हैं 100 माइनस योर एज रूल का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 25 ईयर है तो आपका 75% पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए इक्विटी में, जबकि जो रेस्ट 25% है उसे आप रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपनी स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते, बल्कि आप एक एक्सपर्ट को अपने पैसे देते हो जो आपकी बिहाफ पर अलग अलग कंपनीज में आपका और कई सारे लोगों का पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड से आप 12 से 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में किस तरीके से कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज किया जाता है उसे सीख जाते हो तो आप स्टॉक मार्केट से 20 to 25% तक का रिटर्न कमा सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखोगे कैसे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज किया जाता है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हमारा मकसद है फाइनेंस को इजी लैंग्वेज में सभी लोगों तक पहुंचाना। स्टॉक मार्केट के अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उतना ही आपको अपने रिस्क को भी कम करना है, जिसके लिए आप अपना पैसा इक्विटी से हटाकर उसे एफडी, आरडी, बॉन्ड्स, पीपीएफ, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते रहोगे। बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि रिलेटेड है लोन से। अगर हम बैंक्स की माने तो इनका कहना होता है कि आप अपनी मंथली इनकम का जो 50% है उतनी तक की ईएमआई वाला लोन ले सकते हो, परंतु अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपकी मंथली इनकम का मैक्स टू मैक्स 30% ही आपकी ईएमआई होनी चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए, परंतु कुछ केसेस में जहां पर लोन लेने से आपको टैक्स सेविंग होती है और आपको मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, वहां पर आप लोन लेना प्रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, होम लोन। यहाँ पर जो लोन आप ले रहे हो उससे आप एक एसेट को बाय कर रहे हो जिसका फ्यूचर में प्राइस एप्रिसिएट होगा, जिससे आपको दो फायदे होते हैं। होम लोन पर आप अपना काफी सारा टैक्स बचा सकते हो। दूसरा, बहुत कम इंटरेस्ट पर आपको होम लोन मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। लोन लेते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, जो आपकी लोन की ईएमआई है वो कभी भी आपकी जो मंथली इनकम है उसके 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप लोन लेते हो तो आपको लोन लेकर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है जिनका प्राइस फ्यूचर के साथ साथ एप्रिसिएट होता हो, ना कि डेप्रिसिएट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोन लेकर एक घर लेते हो तो फ्यूचर में उसका प्राइस एप्रिसिएट होगा, लेकिन वहीं अगर आप लोन लेकर कार लेते हो, बाइक लेते हो, मोबाइल फोन लेते हो तो इन सब चीजों का प्राइस आने वाले समय में डेप्रिसिएट होता है। एक कार की कीमत केवल 75% रह जाती है जैसे ही वो शोरूम से बाहर निकलकर आपके घर में पहुंचती है। तो इस तरीके की चीजों में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको ऐसी चीजें बाय करनी ही है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए। जितनी बेहतर आपकी स्किल्स होंगी उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे, और जितना ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा सकते हो। और जब आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप किसी लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हो, तब आपको उसे बाय करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है स्टॉक मार्केट के अलावा वे कौन कौन से ऑप्शन हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके बेहतरीन रिटर्न पा सकते हो, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसे आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।